देखिए चैप्टर 13 है, हम बीमार क्यों होते हैं। ये पहले आधा पढ़ गया था, आधा शेष रह गया, तो आगे से देखते हैं हम। देखो मैंने इसमें वायरस वगैरह के बारे में बताया था। ठीक, आज कुछ सूक्ष्म जीव संबंधित मानव को संक्रामक रोग हैं, यानी सूक्ष्म जीवों से संबंधित जो मनुष्य को संक्रामक रोग होते हैं उनके विषय में बताएंगे। जैसे अभी संक्रामक रोग आपका कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, तो इसका अभी कोई इलाज भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं आई है मार्केट में अच्छी तरह से। तो इसको हमें सबसे पहले क्या है, इसका सुरक्षा ही इसका बचाव है। जब तक हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, किसी के लापरवाही बरतेंगे, तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, एक दूसरे के संपर्क में कम रहें, अत्यावश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें, और सैनिटाइजर मास्क का जरूर उपयोग करें, और जहाँ भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है उसमें सोशल डिस्टेंस यानी दूरी बनाए रखें। तो इसी तरह से कुछ इसमें दिए हैं वायरस से होने वाले रोग। पहले दे रहा है आपका पेज नंबर है 362। तो वायरस से होने वाले रोग हैं, मनुष्य में वायरस द्वारा मुक्त निम्नलिखित संक्रामक रोग होते हैं। जैसे जुकाम, कॉमन कोल्ड बोलती है, जुकाम से भी, जुकाम खांसी जुकाम है, बुखार है, तो समझो कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो गई। ठीक है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, पीत ज्वर है, येलो फीवर है, खसरा है, चेचक है, छोटी माता, पोलियो, हर्पीस, रेबीज और गलछुआ, मस्तिष्क रोग, डेंगू, हेपेटाइटिस, एड्स, कैंसर, जठर शोथ और कंजक्टिवाइटिस आदि। ये किसके द्वारा ऐसे रोग होते हैं? वायरस के द्वारा। ये रोग वायरस द्वारा होते हैं। एक आपका और सम्मिलित कर दें हम, कोरोना वायरस भी है इसी में। क्या है? कोरोना वायरस है और भी। तो इसीलिए इकरस शोथ या हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस है वायरस द्वारा है, तो इकरस शोथ हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण में होने वाला यकृत रोग होता है। जो हमारा यानी हेपेटाइटिस है वो यकृत पर अटैक करता है, यानी यकृत से संबंधित है। इसके अतिरिक्त एल्कोहल, नशीली पदार्थ, नशीली दवाइयाँ हैं, अनियमितता के कारण भी यकृत रोग हो जाता है। जैसे नशीली दवाई, एल्कोहल वगैरह कुछ लें, नशीली दवाइयाँ, शराब वगैरह लें, तो इससे हमें हेपेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लक्षण है हमारे, इस रोग में यकृत में सूजन आ जाती है, जिसके कारण यकृत के शोधक पदार्थों का उपापचय सामान्य रूप से नहीं हो पाता। यकृत में सूजन आएगी तो यानी पोषक पदार्थ जो हम खाते पीते हैं उसका पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, थकान, हल्का बुखार महसूस होगा, रोगी को थकान होगी, हल्का सा बुखार रहता होगा, मल मूत्र में पीले रंग का होगा, टॉयलेट वगैरह कैसी आएगी? पीले रंग की आएगी, और त्वचा आंखों में पीला वर्णक एकत्रित होने लगता है। स्किन भी आपकी पीली दिखाई देगी और आंख में भी थोड़ा पीलापन होगा, जिसे हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। यह प्रकार होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। यह 3 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी, यानी तीनों तो 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ए। तो देखिए ए में क्या होता है, हेपेटाइटिस से वायरस होता है। हेपेटाइटिस से क्या होता है? वायरस। यह बहुत संक्रामक यकृत रोग है। यह संक्रमित भोजन जल में फैलता है। संक्रमित भोजन और जल यह सबसे कम प्रभावी प्रकार का होता है। यह रोग आराम और पौष्टिक आहार ठीक किया जा सकता है। टीकाकरण द्वारा वायरस के संक्रमण को बचाया जा सकता है। टीकाकरण को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है दीर्घकालीन रोग और संक्रमित इंजेक्शन की सुई द्वारा। संक्रमित इंजेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए एक सिरिंज आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने एक सिरिंज लगवा ली, वही सिरिंज डॉक्टर दूसरे व्यक्ति को लगाता है, फिर वही सिरिंज आपको तीसरे व्यक्ति को लगाता है, तो संक्रमित सिरिंज हो जाती है इंजेक्शन। इसीलिए हम जब भी कभी इंजेक्शन लगवाएं तो डॉक्टर से सिरिंज को चेंज करवा लेना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर कर लेते हैं, फिर भी उन्हें पूछ लेना चाहिए। तो ठीक है, संक्रमित इंजेक्शन की सुई द्वारा असुरक्षित लैंगिक संबंध और संक्रमित रुधिर आदान, यानी किसी नशीले व्यक्ति का रुधिर वगैरह ब्लड रुधिर का आदान किया जाता है, तो ब्लड एक दूसरे का वो भी चेक कर लेंगे, किसी शराबी या नशीले का तो नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग पैसों की कमी होती है तो हाथ दे देते हैं किसी को, तो उनका ब्लड कैसा होगा? संक्रमित होगा, रोग से ग्रसित होगा, तो उन्हें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, फैलता है। एंटीवायरल औषधि द्वारा इस रोग का निदान किया जाता है।
बच्चों को जन्म के बाद इस वायरस का टीका लगवाना चाहिए। शिशुओं में इसके प्रतिरोधक बन जाता है। अब देखना, बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा 1-2 दिन का, तो हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं। उसको हेपेटाइटिस बी वगैरह के टीके बच्चों को सभी को लगते हैं। नहीं मालूम हो तो हेपेटाइटिस के टीके बच्चों को, नवजात शिशु को अवश्य सरकारी हॉस्पिटलों में लगाए जाते हैं, उन्हें अवश्य लगवाएं। हेपेटाइटिस सी वायरस के संक्रमण से होता है। हेपेटाइटिस सी क्या है? वायरस से ही है सब। इसमें यकृत में सूजन आती है। वायरस के तीव्र और दीर्घकालिक प्रभाव देखे गए हैं। दीर्घकालिक संक्रमण के कारण यकृत सिरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? सिरोसिस नामक रोग हो जाता है हेपेटाइटिस सी की कमी से। इसमें यकृत ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। एंटीवायरल दवाइयों की रोग को ठीक किया जा सकता है। ऐसी हेपेटाइटिस डी, यह सबसे अधिक भयंकर यकृत शोथ रोग है। हेपेटाइटिस डी सबसे भयंकर है। हेपेटाइटिस डी वायरस के संक्रमण से होता है। ये हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, ई, ये सब वायरस से ही होते हैं। ये बहुत विरल रोग है। ठीक है, इसका उपचार किया जा सकता है। उपचार है, ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। हेपेटाइटिस सी, ये संदूषित जल द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस सी वायरस द्वारा, यानी कैसे जल के द्वारा? संदूषित यानी गंदे जल के द्वारा। जो गंदा जल होता है उसे अगर पी लें, ठीक, तो उसे हेपेटाइटिस सी। इसीलिए फिल्टर पानी आने लगा है, एक्वा वाला फिल्टर लगने लगी है, पानी भी आने लगा है, तो इसीलिए शुद्ध पानी ई द्वारा होता है। यह संक्रमण तीव्र होता है। इसका कोई विशेष उपचार नहीं है। इसका भी कोई अभी हेपेटाइटिस सी का भी कोई विशेष उपचार नहीं आया है। रोगी की पूर्ण विश्राम तथा अधिक जल और रसों का सेवन कर सलाह दी जाती है। यानी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को पूरे दिन आराम करना चाहिए, विश्राम और अधिक जल, यानी जल शुद्ध होना चाहिए, और रसों जैसे किसी के रस जूस होते हैं, गन्ने का जूस है, मौसमी का जूस है, संतरे का जूस, यानी जूसी पदार्थ उसे अधिक देना चाहिए भोजन के रूप में। हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचने के सबसे सरल उपाय, इनसे बचा कैसे जा सकता है? तो इनके उपाय देखिए। खाने पीने में पूर्ण स्वच्छता बरतनी चाहिए। जो खाने पीने का सामान है वो पूर्ण स्वच्छ होना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। बासी खाना या बासी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो नुकसान दे। ठीक है, कल का रखा हुआ आज खा लिया, घुस गया, खराब हो गया तो उसे खा लेती है। तो ढका हुआ खाने पीने का सामान सब ढका हुआ, क्योंकि उनमें ढकने से हमारे जो मक्खी, मच्छर या जो चूहे वगैरह होते हैं वो उसे दूषित नहीं करेंगे। खाने से पहले हाथ और फलों आदि को अच्छी तरह से धोना चाहिए। खाने से पहले हमें अपने हाथ जो हो साबुन, डिटॉल वगैरह कुछ हो उससे धोना चाहिए अच्छी तरह से। और फल हम खाते हैं तो कोई भी हो उसको पहले अच्छी तरह से धो लें। धो के सब्जियाँ भी जैसे गाजर, मूली, टमाटर हम खा लाते हैं बिना धोए बाजार से, तो उन पर कितनी गंदगी होती है। मान लीजिए खेत में लगाए कोई थूक भी देता है, मक्खी मच्छर बैठते हैं, कोई किसी तरह से दूषित कर देता है, तो इन सभी को अच्छी तरह से हमें धो लेना चाहिए पानी में। आप बाजार से सब्जी लाते हैं धो, तो देखना कितना धोने के बाद पानी को देखो कितना गंदा पानी निकलता है। टमाटर ला के 1 किलो 2 किलो धो उनको, तो देखना कितना गंदा पानी निकलता है। हम लोग ऐसे ही अनजाने में टमाटर लिया वहीं खा लिया, या घर आके खाने लगे अच्छा देखा तो इसीलिए मूली जितनी भी खाने की चीज़ें उन्हें सब्जी फल वगैरह धोकर ही खाना चाहिए। अस्पतालों और डॉक्टरों के उपकर इंजेक्शन की सुई पूर्ति नहीं होनी चाहिए। अस्पताल डॉक्टरों में जब इंजेक्शन लगवाते हैं तो सिरिंज कैसी होनी चाहिए? दूसरी चेंज होनी चाहिए। आपको देखना है कहीं उसकी रखी हुई किसी व्यक्ति को यानी किसी रोगी को लगा दी, वही इंजेक्शन हमें तो नहीं लगा रहा है, इतना ध्यान देना चाहिए उस समय हमें। हेपेटाइटिस के प्रति टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। छोटे शिशुओं में, नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस के टीके लगाए जाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में। ठीक। अब रेबीज होता है हमारा कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होता है। कुत्ता बिल्ली बंदर की लार में हमारा रेबीज नामक का पाया जाता है। रेबीज नामक एंजाइम होता है, इनके काटने से रेबीज होता है। कुत्ता बिल्ली बंदर इनकी लार में होता है रेबीज। तो कारण है एक केंद्रीय तंत्र का एक रोग है। किसका? तंत्र का तंत्र होता है हमारे शरीर में, उसका एक रोग है। ये रेब्डो वायरस है। क्या रेब्डो वायरस से होता है? कौन सा? रेब्डो वायरस। यह रोग पागल कुत्ता
यानी कुत्ता, बिल्ली और बंदर आदि के काटने से होता है। इनकी लाभ में पाया जाता है ये। इसके लक्षण वायरस सर्वप्रथम मस्तिष्क या मेरुरज्जु को कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। सबसे पहले यानी आपके मस्तिष्क दिमाग में और मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी में उत्तेजित करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दिमाग में जाएगा, पागलपन आएगा, क्योंकि कुत्ता काटने से कुत्ते की तरह से ही व्यक्ति एक्टिव करने लगेगा अगर नहीं इंजेक्शन लगेगा इसका, ठीक है। इसके बाद उन्हें नष्ट कर देता है। सिर दर्द, सिर में दर्द, तेज बुखार, छाती और गले की पेशियों में सूजन, एडन रोग के लक्षण है। छाती वगैरह में पेशियों में सूजन, एडन होती है, ठीक है। इसके साथ ही लोगों को बेचैनी होती है, यानी घबराता है, दौरे पड़ते हैं, भोजन निकलने में कठिनाई होती है, खाना पीना खाता है, निकला नहीं जाता है, ठीक। ये पानी से डरने लगता है। कुत्ता काटा हुआ व्यक्ति, पागल कुत्ते का, अगर उसका सही समय में उपचार नहीं हुआ तो व्यक्ति कुछ दिनों में ही पानी से डरने लगता है, ठीक है, पानी से डरने लगता है। अतः आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति कुत्ते को काट लेता है तो उस पर पानी घाव पे नहीं डालते हैं जब तक वो सही नहीं हो जाए, क्योंकि कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति पानी से अवश्य डरता है, ठीक। प्यास होने पर भी वो बेचैनी होती है। पानी तो उसका ये डरने लगेगा, प्यास होगी तो भी बेचैनी होगी, नहीं पीगा, और बहुत पीड़ा। बाद में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हाइड्रोफीबिया भी कहते हैं, यानी रेबीज है, उसको हाइड्रोफीबिया नाम से भी जाना जाता है। तो इनके इंजेक्शन लगते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर के सरकारी अस्पताल है, जो हमारे सरकारी केंद्र हैं, उनमें कुत्ते वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं। हम घरेलू भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं, तो इसीलिए हम सरकारी अस्पतालों में जाकर इनका इंजेक्शन लगवा लेते हैं। उपचार, इसका ट्रीटमेंट है। रेबीज के उपचार की लुई पास्चर ने विकसित की थी। रेबीज के उपचार की यानी वैक्सीन किसने की थी? लुई पास्चर ने विकसित की थी। पागल कुत्ते काटने पर अमूक व्यक्ति की रेबीज वैक्सीन जो 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अब तो 3 इंजेक्शन ही लगते थे। आज से कई साल पहले 14 ही इंजेक्शन लगते थे इसमें, ठीक है, 14 ही लगते थे। अब लेकिन 3 इंजेक्शन में काम हो जाता है, ठीक है। अब रेबीज का ऐसा वैक्सीन तैयार किया गया कि उसका केवल 1 इंजेक्शन ही काफी होता है। इसमें 1 दे रहे हैं, 3 लगते हैं शायद, ठीक है। और इसका रोकथाम पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि का प्रशिक्षण कराना चाहिए। अगर इनमें हमारे रेबीज के टीकाकरण हो जाए कुत्ता, बिल्ली, बंदर में, तो उस व्यक्ति को, इसको कुत्ते को काटने से व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पालतू कुत्ते होते हैं तो उनमें कुछ लोग अपने कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन लगवा देते हैं। किसका? रेबीज का इंजेक्शन लग जाता है तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में किसी को काट ले या नाखून, हाथ पैर के नाखून उस पर चुभे दे तो बच्चे के ब्लड वगैरह या कुर्चन हो जाए तो उसमें रेबीज के इंजेक्शन होंगे कुत्ते के, तो व्यक्ति पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पोलियो, उनका जो आजकल पोलियो ड्रॉप चल रही है वो भी है छोटे बच्चों में, फाल्स वगैरह यानी हाथ पैर अपंग हो जाते हैं, उसके विषय में दिया गया है। तो पोलियो वायरस वीरज यानी दूषित पदार्थ का शोध उत्पन्न करता है जिससे गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन हाथ पैर अकड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, रोगी सिर को आगे की ओर नहीं मोड़ पाता है। वायरस स्पाइनल कोर्ड को मोटर तंत्र को भी क्षतिग्रस्त करता है। तंत्र का अवयवों के अभाव में पादों की पेशियां संकुचन हो जाती है, यानी हाथ पैर के संकुचन मतलब जाम हो जाती है, ठीक है। यह सिर दर्द, कपकपी, तेज बुखार चढ़ता है, संक्रमण में भोजन और जल के होने से होता है। पोलियो कैसे होता है? गंदा जल या गंदा भोजन के करने से हमारा पोलियो होता है। इसकी कोशिका पहुंचने पर वायरस तेजी से संख्या में वृद्धि करता है। कोशिका यानी बॉडी के अंदर पहुंचा तो वायरस तीव्र संख्या में इसकी क्या करता है? वृद्धि। रुधिर एवं लसिका तंत्र में होकर स्पाइनल कोर्ड में पहुंचता है। रोकथाम क्या है इसके? रोगी को अलग रखकर सफाई और पूरा ध्यान रखना चाहिए, रोगी को अलग, ठीक है। भोजन आदि को ढककर रखना चाहिए और भीड़ वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। वही है, स्वच्छ सफाई रखनी चाहिए, भोजन बासा जल शुद्ध होना चाहिए। पोलियो से बचने के 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है, एक तो साल्ट वैक्सीन और एक सजीव वैक्सीन। पोलियो कोई वैक्सीन है, एक साल्ट वैक्सीन और दूसरी सजीव वैक्सीन, ठीक है। साल्ट वैक्सीन को इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, साल्ट वैक्सीन को किसके? इंजेक्शन के यानी सिरिंज के द्वारा, और जबकि सजीव वैक्सीन को मुख में दिया जाता है। सजीव वैक्सीन हमारी जो पोलियो ड्रॉप हम कहते हैं, जिसे सजीव वैक्सीन कौन सी है? पोलियो ड्रॉप जिसे हम कहते हैं, उसे मुख में 2 बूंदें डाल देते हैं बच्चों को,
पोलियो की शिकायत 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाया जाता है। अब देखिए, वायरस द्वारा, बैक्टीरिया, जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, कुछ रोग हैं जैसे क्षय रोग, जिसे ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी कहते हैं, ये हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस द्वारा होता है। क्षय रोग किसको द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। टाइफाइड होता है बुखार सल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। इसका रोग जीवाणु कौन है? सल्मोनेला टाइफी। हैजा होता है वेब्रियो कोलारी। हैजा किसके द्वारा होता है? वेब्रियो कोलारी। टेबल है इसमें। ये बीमारी हमारे बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक है। डिप्टेरिया, कैरिनोबैक्टीरियम डिप्टेरी। टिटनेस तो आप जानते ही है, लोहे की जंग लगी हो, लोहे से किसी हाथ पैर में लग जाना, टिटनेस का खतरा होता है। टिटनेस के भी इंजेक्शन होती है हमारे, जंग लगे लोहे से टिटनेस होता है। अच्छा, लोहे में तो ये होता है क्लैस्ट्रीडियम टिटनेनी, प्लेग, पैसोलोरा प्रेस्टिस और निमोनिया होता है हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब मनुष्य के रोग कवकों द्वारा, अब कुछ कवक के द्वारा भी रोग होते हैं। क्या होता है? कवक। तो कवक के द्वारा 3 रोग दिए गए हैं नीचे। 3 रोगों को आप देख लेना अच्छी तरह से, कवक के द्वारा रोग है ये। ठीक है। टाइफाइड या म्यादी बुखार, मोती जरा कहते हैं। टाइफाइड को म्यादी बुखार भी कहते हैं और गाँवों में या हम लोग अधिकतर कहते हैं मोती जरा आ गया है। तो इसका रीजन ये है, रोग सल्का के समान जीवाणु सल्मोनेला टाइफी द्वारा आंत में संक्रमण करता है। किसमें? सल्मोनेला टाइफी द्वारा आंत में संक्रमण करता है। आंत लक्षण है इसके, यह जीवाणु आंत की दीवारों को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे लगातार बुखार रहने लगता है। क्षतिग्रस्त का मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाना और लगातार बुखार। ठीक है। नब्ज धीमी हो जाती है, गुलाबी रंग के चमकते हुए दिखाई देते हैं, शरीर पर गुलाबी रंग के चमकते हुए दिखाई देते हैं। रोग का फैलना, रोगी के मलमूत्र के साथ रोग के जीवाणु शरीर से बाहर निकल आते हैं। जब व्यक्ति यानी रोगी व्यक्ति मलमूत्र जाता है तो उसके जीवाणु होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जो मक्खियों द्वारा पीने के पानी, खाने की वस्तु पहुंच जाती है। तो जो मक्खी मलमूत्र पे तो आपने देखा है मक्खियों भी बैठ जाती हैं, वही हमारे खाने पीने के पदार्थ पे आकर बैठ जाती हैं। तो उनके शरीर से जो जीवाणु होते हैं हमारे खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उन पर चिपक जाते हो और उन्हें जब हम खाते तो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। उपचार एवं रोकथाम, क्लोरोमाइसिटिन से रोग को लाभ पहुंचता है। रोग के फैलने के बाद प्रतिरक्षक के लिए वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए। ठीक है। रोग के रोकथाम के लिए नियमित रूप से स्नान हमें नहाना चाहिए, शरीर को भी हमें स्वच्छ साफ रखना चाहिए। कपड़ों की साफ सफाई, कपड़े भी 1-2 दिन पहनने के बाद, कुछ कपड़े तो पहले बदले जाते हैं, तो इनकी साफ सफाई। नाखून, बाल है, हमारी आँख, नाक, गला है, मुँह है, इनको हम सुबह जग के साफ करते हैं, ये भी सब ध्यान देना चाहिए। इसके बाद तपेदिक और देख लें, इसी रोग के सल्का की जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस यानी तपेदिक होता है कौन से वायरस बैक्टीरिया द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस द्वारा गंदी बस्तियों में, अंधेरे और नमी वाले मकानों में पाया जाता है। जहाँ पर गंदी बस्तियाँ हो, अंधेरा अधिक हो और मकान कैसे हो? नमी वाले, यहाँ तरी रहती हो मकान में, सीलिंग रहती हो, वहाँ पर हमारा ये तपेदिक होने की संभावना अधिक है। भारत में इस रोग का ज्ञान 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके लक्षण तपेदिक के जीवाणु शरीर के किसी भी भाग में प्रभावित कर सकते हैं। तपेदिक किसी भी भाग में कर सकते हैं प्रभावित, किंतु मुख्य रूप से ये आंत, अस्थि, त्वचा, फेफड़ों को बनाकर रहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस पदार्थ स्रावित करते हैं, जिसके कारण हल्का बुखार रहने लगता है, भूख कम लगती है, थकान आती है, शरीर का वजन कम होने लगता है। फेफड़ों की तपेदिक में बुखार व खांसी के साथ साथ बलगम तथा खून आता है, यानी खांसते वजह से बलगम होता है, थूक, कफ, उनके साथ खून वगैरह आता है। अस्थियों की तपेदिक के रोगी अपंग हो जाते हैं। रोग का फैलना, रोगी के थूक से कफ के साथ संख्या में जीवाणु बाहर निकलते हैं। ये वायु के द्वारा, यानी जो व्यक्ति ने थूका कफ वगैरह है, वायु के द्वारा अन्य व्यक्तियों के शरीर के सांस लेने से उनके भीतर पहुंच जाते हैं। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर कभी थूकना नहीं चाहिए। अभी यही अभियान चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। हमारे सरकार, देश की सरकार कहती है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है, तो इसीलिए हमें थूकना नहीं चाहिए। ठीक है। यही इसके रोग का फैला जा सकता है इन्हीं कारणों से।
रोकथाम और उपचार, छाती के एक्सरे, थूक के निरीक्षण, थूकना नहीं चाहिए चलता है। इस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि औषधि लाभ पहुंचाती है। इसके क्या है, तपेदिक का स्ट्रेप्टोमाइसिन है। साथ ही आराम, अच्छा आहार यानी भोजन भी अच्छा, स्वस्थ वायु विशेष रूप से लाभ पहुंचाती है। सुबह की शुद्ध वायु होती है वो भी